लैक्टेशन के अगले स्लाइड में हमारे पास क्या है कि हार्मोनल रेगुलेशन ऑन मेमोजेनेसिस। मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से हार्मोन्स अपना क्या क्या रोल निभाते हैं। ठीक, पहले तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट देख लीजिए कि भाई जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होगा तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय 3 जर्म लेयर बनेगा गैस्ट्रुलेशन के समय। अब गैस्ट्रुलेशन के जब 3 जर्म लेयर बनेगा तो इतना स्ट्रक्चर देखिए। 3 जर्म लेयर में बाहर में एक्टोडर्म, फिर बीच में मिजोडर्म, सबसे अंदर में एंडोडर्म। तो ये 3 जर्म लेयर में एक्टोडर्म डेवलप होगा। ये देखो एक्टोडर्म दिख रहा है ना, ये एक्टोडर्म अंदर की तरफ इनवेजिनेट होगा, अंदर की तरफ गया और धीरे से ब्रांच बनना स्टार्ट होगा। तो ये स्ट्रक्चर एक्टोडर्मल रीज कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एक्टोडर्मल रीज कहलाता है। ये एक्टोडर्मल रीज अब धीरे धीरे क्या होते जाएगा? ब्रांच होते जाएगा। आप यहां तक समझ के चलिए कि यहां तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया है ना। यहां से लेकर के यहां तक एक्टोडर्मल रीज के बनते तक क्या हो गया? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसका मतलब बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये पूरा आफ्टर बर्थ हो गया। आफ्टर बर्थ मतलब क्या क्या चीजें आएंगी उसमें? हाँ, चाइल्डहुड आएगा, बचपन आएगा, उसके बाद बचपन और जवानी के बीच का समय प्यूबर्टी जिसको बोलते हो, प्यूबर्टी। उसके बाद एडल्ट आएगा, और एडल्ट कहने का मतलब हो जाएगा इसमें प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। समझ में आया ना? इस सब में ये बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर मैं डिफाइन करना चाहूं बचपन मतलब चाइल्डहुड, प्यूबर्टी और एडल्ट को, अब कौन से लेकर कौन से उम्र तक बचपन मानते हो, चाइल्डहुड मानते हो? पैदा होने से लेकर के लगभग 8 साल की उम्र तक क्या कहलाएगा? समझ में? 8 से लेकर के लगभग 14 साल की उम्र तक प्यूबर्टी है, वो बदलाव फेज है। और 14 साल के बाद उधर एडल्ट हो गया। समझ में आया ना? जिसमें ओव्यूलेशन होना स्टार्ट हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना शुरू हो गया। तो अब क्या प्यूबर्टी एज है? नहीं, वो अब एडल्ट के कैरेक्टर आने लगे हैं, बच्चे पैदा करने के लायक हो गए हैं, इसका मतलब एडल्ट हो गया। क्लियर है ना? चलिए, तो यहां पर समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखिए, मेरे पास 2 मुख्य हार्मोन है जो कि मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सबसे पहला हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन। मुझे बताते जाइए, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कहां से होता है? ग्राफियन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम, दोनों जगह से। इसलिए ऊपर में दिया देखिए तो रिलीज फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल एंड कार्पस ल्यूटियम। कौन से नेचर का हार्मोन है? स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन है। किसे कहते हैं स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन? कि जिसका प्रिकर्सर या जिसका निर्माण कोलेस्ट्रॉल से हुआ हो, उसको स्टेरॉइड नेचर हार्मोन कहते हो आप। ठीक है ना? ये ब्रांचिंग ऑफ एक्टोडर्मल रीज, जो एक्टोडर्मल रीज बना था अभी, उस रीज को ब्रांच करना इसका काम है। जिस प्रकार से एक पौधा निकलता है, सबसे पहले अंकुरित होता है, एक मेन स्टेम रहता है, अब उसमें ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। बस ऐसे ब्रांचिंग हमारी मेमोरी ग्लैंड के, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए होती है। और ब्रांचिंग करने का काम किसका होता है? एस्ट्रोजन का होता है। समझ में आया? तो ब्रांचिंग ऑफ एक्टोडर्मल रीज, ये देखिए, ये एक्टोडर्मल रीज था, ये एक्टोडर्मल रीज था, यहां तक, यहां से ब्रांच होना शुरू हो गया। ये अगला क्या है? फैट डिपोजिशन ऑन मेमोरी ग्लैंड। फैट डिपोजिशन होता है, देखिए ध्यान से दिख रहा है ना, ये फैट दिख रहा है आपको, ये फैट डिपोजिट किया गया। जितना ज्यादा फैट जमा करेंगे मेमोरी ग्लैंड की साइज उतनी ज्यादा होगी,
और उतना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग करेंगे, क्योंकि मिल्क में जो भी फैट की मात्रा आती है वो डिपोजिटेड फैट से आती है। समझ में आया ना? मेमरी ग्लैंड में फैट की मात्रा भी रहती है, लिपिड की मात्रा, तो लिपिड कहां से आता है? डिपोजिटेड फैट से आता है। समझ में आया? कौन करता है ये काम को? तो एस्ट्रोजन का मुख्य काम क्या हो गया? दो काम, एक्टोडर्मल रीच को ब्रांचिंग करना और फैट डिपोजिशन करना। फैट जितना ज्यादा डिपोजिट होगा, मेमरी ग्लैंड की साइज उतनी बड़ी होगी और उतना ज्यादा मिल्क में फैट बनाने की क्षमता रहेगी उसकी। ठीक है ना? अगला हार्मोन कौन सा बताइए मुझे? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये भी सेम चीज, रिलीज फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल एंड कार्पस ल्यूटियम। वो अलग बात है कि ग्रेफियन फॉलिकल में एस्ट्रोजन ज्यादा, प्रोजेस्टेरॉन कम। ओवुलेशन होने के बाद कार्पस ल्यूटियम जो बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा, एस्ट्रोजन कम। निकल दोनों रहा है ना, दोनों से। ठीक, बताइए इसका नेचर कैसा? नेचर स्टेरॉइड नेचर, सेम टू सेम। कोलेस्ट्रॉल इसका प्रिकर्सर है। अगला क्या है? एल्वेलाई फॉर्मेशन ऑन द टिप ऑफ ब्रांचिंग। जितना भी ब्रांच हुआ है उस ब्रांच के आखिरी में एल्वेलाई का निर्माण करना, और छोटे छोटे थैलों का निर्माण करना किसका काम है? प्रोजेस्टेरॉन का काम है। अब ऐसे याद रखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन के लिए पाउच, पी फॉर पी, याद हो जाएगा। पी के लिए पी याद रखो, प्रोजेस्टेरॉन का पी मतलब पाउच। तो हर एक ब्रांच के आखिरी में पाउच बनाने वाला काम। पाउच मतलब गुटका थोड़ी समझ रहे तुम, है ना? पाउच मतलब छोटे छोटे एल्व्यूलाई। अंगूर कैसे दिखता है? बस उस टाइप का, लेकिन साइज में छोटा, अंगूर से छोटा। समझ रहे हो ना? ये क्या बनता है? एल्व्यूलाई बन रहा है। दिख रहा है ना आपको? ये सब एल्व्यूलाई बन गया। उसमें से अगर एक एल्व्यूलाई की बात करो तो एक दिख रहा है ना आपको, ये एल्व्यूलाई। इस एल्व्यूलाई के अंदर क्या बनता है बोलने पर? ये मिल्क बनता है, मिल्क स्टोर रहता है वहां पर। क्लियर है? चलिए, हाँ, अगला हमारे पास टॉपिक क्या बताएं? प्रोलैक्टिन। मैं पहले बता चुका हूं, प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलता है, लेकिन उसको निकलवाने के लिए हाइपोथैलेमस से हार्मोन आता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। याद रहे, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कोई अलग हार्मोन नहीं है, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, TRH। यदि वही हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है एंटेरियर पिट्यूटरी के पास, और यहीं पर लैक्टोट्रॉप सेल को यदि स्टिमुलेट करता है, तो वो हार्मोन कहलाता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। यदि वो थायरोट्रॉप सेल को स्टिमुलेट करता तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहलाता। हार्मोन वही है, कौन से सेल पे काम कर रहा है बस ये डिपेंड कर रहा है। किस प्रकार के सेल पे काम कर रहा है उसके प्रकार से उसका नाम बदल जाता है। समझे? जैसे मैं बोलूं कि रोहित भाई यदि स्टूडेंट के रूप में आते हैं, बैठते हैं और पढ़ते हैं, तब स्टूडेंट है, लेकिन कल को वो इसी क्लास में आएंगे लेकिन टीचर के रूप में आएंगे तो टीचर है। बंदा वही है, वो किस काम के लिए आ रहा है उस काम के हिसाब से उसका नाम बदल गया। सेम ऐसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का नाम भी बदल जाता है। हाइपोथैलेमस से निकलने के बाद जब एंटेरियर पिट्यूटरी में आता है, यदि थायरोट्रॉप सेल को स्टिमुलेट करता है तो उसका नाम थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यदि वो थायरोट्रॉप सेल को स्टिमुलेट ना करके लैक्टोट्रॉप सेल को स्टिमुलेट करता है तो उसका नाम प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। समझ में आया? तो फिर रिपीट कर रहा हूं कि हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आया, एंटेरियर पिट्यूटरी में लैक्टोट्रॉप सेल को स्टिमुलेट किया, वहां से प्रोलैक्टिन रिलीज हुआ। यह प्रोलैक्टिन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से पहुंच गया ब्रेस्ट में, मेमरी ग्लैंड में, और मेमरी ग्लैंड में एल्वुलाई के पास में एक प्रकार के सेल की लेयर पाई जाती है जिसका नाम क्या है? मिल्क सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल। नाम क्या है? मिल्क सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल। उस सेल को स्टिमुलेट करता है तो वो सेल मिल्क बनाना स्टार्ट कर देता है। तो प्रोलैक्टिन का काम क्या हुआ? मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क सिंथेसिस या मिल्क जेनेसिस। समझ में आया ना? प्रोलैक्टिन का काम हो गया। देख लीजिए, रिलीज फ्रॉम
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर सेल की बात करो कौन सा सेल? लैक्टोट्रोफ सेल। मिल्क फॉर्मेशन इन एल्वुलाई। एल्वुलाई में कहां पे बोलने पर? ये एल्वुलाई दिख रहा है आपको? एल्वुलाई में ये जो सेल दिख रहा है ना, सब सेल का नाम, इन सभी सेल का नाम मिल्क सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल। मिल्क सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल हो गया। पेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन कौन सा नेचर का हार्मोन है? पेप्टाइड। 199 अमीनो एसिड। अगर मैं बोलूं प्रोटीन नेचर का तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 से ज्यादा है। समझ में आया ना? तो प्रोटीन नेचर का हार्मोन कह सकता हूं कितना? 199 अमीनो एसिड का बना होता है। क्लियर है इतना? आगे देखिए, अगला हमारे पास कौन सा हार्मोन है? ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। एक स्टेप का नाम पढ़ा था हमने, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। भूल जाओ, ये नहीं है वो, ये सोमेटोट्रॉपिक। सोमेटोट्रॉप मतलब ग्रोथ हार्मोन। तो ये बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन की जैसी स्ट्रक्चर होगी। किसके जैसी स्ट्रक्चर होगी? बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन की जैसी स्ट्रक्चर होगी। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन मान के चलिए आप, ठीक है ना? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लेसेंटा से निकलता है। जब बच्चा उस प्रेग्नेंट लेडीज के गर्भाशय में डेवलप हो रहा था, जब बेबी डेवलप हो रही थी, तो 7वें प्रेगनेंसी के 7वें महीने से पैदा होते तक प्लेसेंटा तो रहेगा ना, अम्बिलिकल कार्ड तो रहेगा ना, मां और बच्चे जुड़े तो रहेंगे ना ब्रिज के द्वारा। बस ये देख लीजिए, ये मां थी, मम्मी का मेमोरी ग्लैंड था और गर्भाशय था, उसमें ये बच्चा डेवलप हो रहा था और ये प्लेसेंटा अम्बिलिकल कार्ड था। तो 7वें महीने के बाद ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज होगा। याद रहे, ये बच्चे में नहीं जाता है, इसकी लेवल कहां मेंटेन होती है? मदर के बॉडी में, माता जी के बॉडी में जाएगा। ये क्या करता होगा ये? आप ये सोचिए, क्योंकि बच्चा अभी पैदा होगा 1-2 महीने बाद, उसके लिए मिल्क बना बना के रखना पड़ेगा ना। तो माता जी जितना भी न्यूट्रिशन लेती हैं, ग्लूकोज जितना भी जा रहा है, सारे ग्लूकोज को बदल दिया जा रहा है किसमें? लैक्टोज में, दूध बनाने के लिए। तो माता जी के शरीर में किसकी कमी? ग्लूकोज की कमी। तो माता जी के शरीर में यदि ग्लूकोज की कमी हुआ तो एनर्जी लेवल तो कम होगा ना। जिस ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस करके एक एक ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन पर 30 या 32 एटीपी बनता था, अब वही ग्लूकोज मिल्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो माता जी को एनर्जी की कमी होगा कि नहीं? तो इस एनर्जी को पूरा करने के लिए, इस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कार्ड से निकलता है, माता जी के शरीर में जाता है और माता जी के शरीर में जो भी फ्री फैटी एसिड रहता है, फैट, जो फ्री फैटी एसिड रहता है, उसको ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ताकि मम्मी भी एनर्जेटिक रहे। क्योंकि मम्मी का एनर्जी किसमें बदल जा रहा था? दूध के रूप में बदल जा रहा था। तो मम्मी को एनर्जी कहां से मिलेगी? फ्री फैटी एसिड से। कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है फ्री फैटी एसिड से? ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। निकलता कहां से? प्लेसेंटा से निकलता है। इसका मतलब जो एनर्जी का अल्टरनेटिव सोर्स है फ्री फैटी एसिड, उसको ब्रेक करके एनर्जी बनवाता है। समझ में आया कि नहीं? ये देखो आया, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन फ्री फैटी एसिड था, उसको यूज एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। माता जी को फिर क्या रहेंगे? एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि जितना ग्लूकोज ले रहे थे सारा ग्लूकोज, मैक्सिमम ग्लूकोज तो मेमोरी ग्लैंड में डिपॉजिट हो जा रहा है, मिल्क के रूप में जमा हो जा रहा है। माता जी को एनर्जी कहां से मिलेगी? जो अपने बॉडी में फैट रखी थी ना मम्मी जी, वो फैट कन्वर्ट होगा धीरे धीरे किसमें? एनर्जी के रूप में। समझ में आया? बीटा ऑक्सीडेशन होता है, फैटी एसिड का पढ़े होंगे, ठीक है ना, उससे एनर्जी निकलता है। क्लियर है? ये पढ़ लो। रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा, पॉलीपेप्टाइड नेचर हार्मोन 191 अमीनो एसिड का, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन की बात कर रहा हूं मैं। स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्रोथ हार्मोन, अभी बोला कुछ समय पहले, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन समझ लो, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। प्रोमोट रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम मैटरनल स्टोरेज, माता जी जितना फ्री फैटी एसिड जमा करके रखी थी उसको तोड़ तोड़ करके एनर्जी बनवाया गया। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर मेटाबॉलिज्म,
इस माता जी के मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी का दूसरा स्रोत है वो। एक तो खाना से जो एनर्जी आ रहा है, और दूसरा एनर्जी कुत्ते का भी समय आता है। हो गया? नहीं, ठीक है, हर किसी को अपना काम समय पर करने दो। आगे देखिए, अब मैं बोला माता जी जो फ्री फैटी एसिड जमा करके रखी थी, उसको ह्यूमन कोलिनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन आया, ब्रेक किया, एनर्जी प्रोवाइड किया। तो मम्मी के लिए ऊर्जा का दूसरा स्रोत क्या हुआ? फ्री फैटी एसिड। समझ में आया ना? ये ह्यूमन कोलिनिक सोमेटोट्रोपिक कैन नॉट मूव इन द फीटस ब्लड। मैं बोल रहा हूं ना, ये बच्चे में नहीं जाता है, मदर में आता है। ओनली इट्स लेवल इंक्रीज इन द मदर्स ब्लड। केवल मदर के बॉडी में बढ़ता है, क्योंकि एनर्जी की ज्यादा जरूरत अभी किसको है? मदर को। क्योंकि जितना ग्लूकोज लिया जा रहा है, बाहर से फूड के द्वारा इंटेक किया जा रहा है, उसमें कुछ को तो खुद यूज कर रही है, बहुत सारा को मिल्क के रूप में कन्वर्ट कर रही है, और बहुत सारा बच्चे को भी तो ट्रांसफर कर रही है। तो खुद के लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम पड़ जाता है। इसलिए खुद के लिए दूसरा सोर्स ढूंढना पड़ेगा, और दूसरा सोर्स के रूप में जो प्रेग्नेंट लेडीज लास्ट में थोड़ा थोड़ा मोटाते हैं, देखना, पहले जो कपड़े लग रहे होते हैं ना, वो कपड़े बाद में नहीं लगते हैं। जो ब्लाउज पहले सिलवाए होंगे वो बाद में नहीं आता है। हाँ, बच्चा पैदा होने के बाद पुनः आएगा फिर वो। तो जो थोड़े से फैटी होते जाते हैं, वो फ्री फैटी एसिड, उस फैट को तोड़ के फ्री फैटी एसिड से एनर्जी निकाला जाता है। समझ में आया ना? चलिए, किसी प्रकार का डाउट थोड़ी। यहां पर हमारे पास अगला हार्मोन क्या देख लें भाई? अदर हार्मोन्स में कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। कैसे करता है बोलने पर देखिए, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंटेरियर पिट्यूटरी में जाता है, एंटेरियर पिट्यूटरी में जो सेल होता है कार्टिकोट्रोप सेल, उसको स्टिमुलेट किया जाता है। वहां से एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है, एसीटीएच। ये चला जाता है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग पे, और कॉर्टेक्स भाग में टोटल 3 लेयर होते हैं। ऊपर से देखें तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा तो ब्लड में सोडियम आयन की कमी की वजह से स्टिमुलेट होता है, तो इसको भूल जाओ। जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस, इन दोनों को स्टिमुलेट करता है। जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन कार्टिसोल निकलता है, और वही ग्लूकोज का मेंटेन करता है। समझ में आया ना? ये देख लीजिए, ये ऊपर वाला जो लेयर दिख रहा है कहां से निकल रहा है? ये जोना फेसिकुलेटा, और ये जोना रेटिकुलेरिस यहां से निकल रहा था, ठीक है ना? और ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लूकोज का क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लूकोज का मेंटेन करता है। ये हो गया अदर हार्मोन में सीआरएच हार्मोन, ठीक है ना? इतने में किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है क्या? नहीं। अदर हार्मोन में पहला हार्मोन कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन भी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है। कैसे करता है देखिए, मैं अभी कुछ समय पहले बताया हूं कि हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, एंटेरियर पिट्यूटरी में जाता है, और थायरोट्रोप सेल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना? यही थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है। तो कब उसको प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन बोलूंगा? जब एंटेरियर पिट्यूटरी में लैक्टोट्रोप सेल को स्टिमुलेट करेगा। पुनः रिपीट करना, सुनिए। जैसे ही हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, एंटेरियर पिट्यूटरी में थायरोट्रोप सेल को स्टिमुलेट करता है। थायरोट्रोप सेल से क्या निकलता है? थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये चला जाता है कहां पे? थायराइड ग्लैंड में, थायराइड फॉलिकल के पास, उसको स्टिमुलेट करता है। तो वहां से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, T3 T4 हार्मोन। वो बॉडी के हर एक सेल में चला जाता है और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है। सेम चीज जब हाइपोथैलेमस से वही थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, लेकिन एंटेरियर पिट्यूटरी में लैक्टोट्रोप स्टिमुलेट करता है, तो उसी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को किस नाम से जानूंगा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अब यहां से प्रोलैक्टिन जो रिलीज हुआ एंटेरियर पिट्यूटरी से, एंटेरियर पिट्यूटरी के लैक्टोट्रोप सेल से, वो प्रोलैक्टिन चला गया कहां पे?
मेमोरी ग्लैंड में, मेमोरी ग्लैंड के एल्वुलाई के मिल्क सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल में। और ये मिल्क सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल से क्या निकलेगा, क्या बनेगा, वहां पर मिल्क बनेगा, स्टोर रहेगा, ऑक्सीटोसिन आएगा तो उसको निकलवाएगा। ठीक है ना, ये वर्क ऑन मिल्क सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल ऑफ एल्वुलाई। ठीक है, तो वही हार्मोन था हाइपोथैलेमस का, अलग अलग काम कर रहा है, तो अलग अलग यहां पर रिजल्ट आ रहा है। एक में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक में मिल्क सिंथेसिस हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, मिल्क बन रहा है। ठीक है, ये फुल फॉर्म देख लीजिए, टीआरएच मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, टीएसएच थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यहां पर देखिए पीआरएच मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। टीआरएच और पीआरएच सेम है, ये और ये सेम है, बस किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं उसके हिसाब से नाम बदल जा रहा है। ठीक है।